नाज़रीन, ईरान और शाम ने इसराइल पर हमला कर दिया है और इस हमले का आगाज गोलान हाइट्स से किया गया है। जी हां, जो एक बॉर्डर रह गया था वहां से भी अब हमला हो गया है और गोलान हाइट्स सबसे जो मुतनाज़ इलाका है जिस पर पूरी तरह से नजर है लेबनान की, सीरिया की और ईरान की, क्योंकि इसराइल ने इस पर नाजायज कब्जा कर रखा है और अब वहां से हमले का आगाज कर दिया गया है। उनकी बेसिस को यहां पर निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ लेबनानी जर्नलिस्ट की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं और कुछ गांव को अपने कब्जे में लेने के लिए शदीद झड़पें इस वक्त हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी हैं। वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। पूरे के पूरे जंगलात जो हैं वहां पर जो बेसिस मौजूद थी इसराइली, उन तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। कितना नुकसान हुआ है इसराइली मीडिया ने खुद तस्लीम किया है और यह भी तस्लीम किया है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। अब हिजबुल्लाह पीछे हटने वाली नहीं है अपने इलाके लिए बगैर। बेशक आप गजा को फतह भी कर लें खुदा न खास्ता, फिर भी हिजबुल्लाह अब लिबरेशन के बगैर वापस नहीं जाएगी। ये अहम तरीन तफसीलात भी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ जॉर्डन खुलकर सामने आ गया है। वो जो मफाहमत की पॉलिसी लेकर चल रहे थे, अब जब बात उनके अपने वजूद पर आई है तो वो भी फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ नेतन्याहू के बाद बाइडन के खिलाफ बगावत हो गई है और वहां के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान और शाम की जानिब से हमला कर दिया गया इसराइल पर और ये रिएक्शन आया है ईरान से। वो बदला लिया ईरान ने जो उनके सोल्जर्स पर, उनके ऑफिसर्स पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से। आज से 5 दिन पहले इसराइल ने दमिश्क को निशाना बनाया था, जिसमें 2 ईरानी ऑफिसर्स जो कि यहाँ पर एक एडवाइजरी ड्यूटी पर थे, एक मिशन पर भेजे गए थे, वो शहीद हो गए। और उसके बाद ईरान की जानिब से ये पहला हमला किया गया है इसराइल पर। और गोलान हाइट्स, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि ये इलाका आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसराइल के हाथों से निकलेगा, क्योंकि इसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पहले यूनाइटेड नेशन में इसके लिए करारदाद मंजूर करवाई गई और इसको इल्लीगल इलाका करार दिलवाया गया कि इसराइल ने नाजायज तौर पर इसका कब्जा कर रखा है। तो इलिजिटिमेट पहले वहां से करवाया गया, फिर रशियन फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय हुई, हिजबुल्लाह ने हमले यहां पर तेज कर दिए और आपको बताया था कि सीरिया पूरी एक तैयारी कर रहा है और अब बाकायदा ईरान और सीरिया की जानिब से यहां पर अटैक किया गया है। गोलान हाइट्स पर जो बेसिस हैं इसराइली, उनको निशाना बनाया गया और मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है। पहले आप ये बयान देख लीजिए कि बेसिस ऑफ इसराइली आर्मी वर टारगेटेड बाय IRGC। अब IRGC जो है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये जो ईरानी आर्मी है उनको जो मुखफ़फ़ है वो IRGC है। एंड फोर्सेस ऑफ सीरिया, द इंटेंसिटी ऑफ मिसाइल वर अनप्रेसिडेंटेड। तो वो बता रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार धमाके यहाँ पर हुए हैं इनकी बेसिस पर। तो ये बेसिकली उन्होंने एक तो बदला लिया है जो उन पर हमला किया गया था, दूसरा एक स्टेप उठाया है, यानी कोई फुल स्केल जंग नहीं छड़ी है लेकिन एक स्टेप उठा लिया है। जैसे हिजबुल्लाह ने शुरू में आहिस्ता आहिस्ता हमले किए और वो बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ होते गए, तो एक तरह से एंट्री यहाँ पर ईरान की हो चुकी है और जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं सीरिया में उन्होंने मुश्तरका तौर पर हमला किया है, तो एंट्री हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जंग की शिद्दत बढ़ेगी वैसे वैसे हमले ये तेज तर होते जाएंगे। तो इसको आप रशिया, ईरान और सीरिया का मुश्तरका अटैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अब दो राय है नहीं। सारी दुनिया ही जानती है कि सीरिया की गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट करता है, सीरिया की गवर्नमेंट किस तरह से हिजबुल्लाह और मज़ामती तहरीक को इमदाद फराम कर रही है, रशियन फोर्सेस किस तरह वहाँ पर मौजूद हैं, वैगनर ग्रुप किस तरह रशिया में ऑपरेट करता है। तो जो भी चीज़ें सीरिया से होती हैं वो इस पूरा जो ब्लॉक है उसकी मुश्तरका कार्रवाई आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो US बेसिस हैं सीरिया में, उनको दोबारा से निशाना बनाया गया है। कॉनिको फील्ड बेस है, इसको जनाब दोबारा से निशाना बनाया गया है। तो जो एक जंग है, जो एक अहद है, वो किया जा चुका है कि मिडल ईस्ट से अमरीकी आज़ादी के बगैर हम पीछे नहीं बैठेंगे। तो आपको रोज़ाना इन हमलों की शिद्दत में इजाफा होता जाए। कल इराक में 3 दफ़ा एक ही बेस को निशाना बनाया गया और वहां पर मेजर डिस्ट्रक्शन हुई और उस बेस को निशाना बनाया गया जिनमें हज़ारों अमरीकी फौजी मौजूद थे, उस बेस को निशाना बनाया गया। तो ये हमले आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है। अब आप ईरान का बयान देखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से अंडर द टेबल
वेपन्स मज़ामती तहरीक को वो फराहम कर रहे हैं। ये आप देखिए कि ज़ायनिस्ट एंटिटी विल नॉट ग्रो स्ट्रोंगर बट द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियंस विल बी चेंज्ड एंड इट इज़ सर्टन दे विल ऑब्टेन वेपन्स। अब इसमें दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उनको हथियार आप फराहम कर रहे हैं एंड देन आप इसको करते रहेंगे। आप देखें कि इसराइल की सबसे जो सो कॉल्ड ताकतवर और एडवांस आर्मी है, जिनको अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों का असलहा पहुंचता है, उसके सामने एक छोटी सी तंजीम 70 डेज से लड़ रही है जिसकी कोई ओपन सप्लाई लाइन नहीं है। तो वो असलहा कहाँ से आ रहा है? उनका तो अपना तो कोई जरिया रोजगार नहीं है, या उनकी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, उनकी पूरी दुनिया में तिजारत नहीं है, तो वो इमदाद उनको कौन फराहम कर रहा है? यानी आप देखेंगे जॉर्डन और मिस्र और इन अरबों ने जंग की और सिर्फ 6 दिन में नतीजा आ गया, सिर्फ 6 दिन में, और ये हार गए इसराइल से। वो 70 डेज से इसराइल के साथ लड़ रहे हैं और पूरे जबर के साथ लड़ रहे हैं। यानी इसराइल इतनी ज्यादा बमबारी, फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, अगर कोई तबाही हुई है, देन इट इज गजा। तो इतनी ज्यादा बमबारी, इतनी ज्यादा शिद्दत के बावजूद वो 70 डेज में इनको 1 इंच भी उन्होंने नहीं लेने दिया। तो सोचिए कि उनको क्या ट्रेनिंग मिली है और क्या इमदाद उनको पहुंच रही है। फिर ईरानी प्रेसिडेंट इस वक्त रशिया के दौरे पर, हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी रवाना होने से पहले जो उन्होंने अहम तरीन बयान दिया था वो सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो टॉप प्रायोरिटी होगी इस दौरे की वो गजा होगा। गजा के हवाले से अहम तरीन फैसले, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जंग अब सिर्फ गजा की नहीं है, अब ये वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, अब ये एक नए इक्तदार की जंग है दुनिया में, और अब ये इक्तदार जो है वो अमेरिका से कम्युनिस्ट ब्लॉक में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट का जो इक्तदार है वो ईरान को शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो उस हवाले से अहम तरीन फैसले कि इस जंग को किस तरह से जीतना है, और उस जंग के बाद पोस्ट जो वर्ल्ड होगी उसका क्या नतीजा निकलेगा। और चूंकि हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, अब उसमें कोई दो राय रह नहीं जाती है, हकीकत है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी पूरी तैयारी जो है, और जैसे यूएस की रिपोर्ट है कि ईरान हर सूरत में इसराइल पर हमला करेगा, हर सूरत में, तो डेफिनेटली अब जो आपका रशिया है उसने तो साथ आना ही आना है, तो वो सारी अहम चीजें वहां पर डिस्कस होनी है। इसके अलावा ईरान का एक और बड़ा अहम तरीन बयान यूएन में है, मैं चाहता हूं कि आप इसको भी सुने, कि इसराइल वांट्स पब्लिक टू डाइवर्ट अटेंशन। ये सबसे अहम चीज है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त इसराइल की सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि जो अवाम यहां पर तवज्जो रखे हुए हैं, क्योंकि फ़लस्तीन का मुकदमा अवाम लड़ रहे हैं, जो एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुई है, जो बयानियां बना है, उसके नीचे उसके सामने जो है आपकी यूरोपियन हुकूमतें भी टिक नहीं पा रही हैं। तो इस वक्त इसराइल की पूरी कोशिश है कि पब्लिक को यहां से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन ये होगा नहीं। अब आपको हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयां हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, वो आपके सामने रखते हैं, और जो इंस्टेंट अभी वजह बनी है, अभी थोड़ी देर पहले जो एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके बाद हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए हैं, वो है जर्नलिस्ट की शहादत। एक लेबनानी जर्नलिस्ट को शहीद किया गया है। अब देखिए कि कैसे जालिम और ढीठ हैं ये, कि सिर्फ औरतों, बच्चों और जर्नलिस्ट को निशाना बना रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज को निशाना बना रहे हैं, यूएन स्टाफ मेंबर्स को निशाना बना रहे हैं। यानी असली फाइटर्स से लड़ने की इनकी औकात नहीं है, सिर्फ निहत्थे लोगों पर ये उनको शहीद कर रहे हैं। और अब एक लेबनानी जर्नलिस्ट शहीद हो गया है, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह ने सख्त तरीन हमले किए हैं। इससे पहले भी उनके 3 जर्नलिस्ट शहीद हुए थे, जिसके बाद हैवी स्ट्राइक बैक किया गया था, उनका भरपूर बदला लिया गया, और अब दोबारा से हिजबुल्लाह ने इस नए जो जर्नलिस्ट शहीद हुआ है उसके बदले लेने का ऐलान करते हुए बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। उनकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो बड़े हमले हुए हैं वो आपको बताते हैं। या देखिए कि डजन्स ऑफ मिसाइल लॉन्च्ड ऑन गलीली, मेजर डिस्ट्रक्शन। ये जो गलीली का इलाका है, यहां पर डजन्स ऑफ मिसाइल, भारी तादाद में मिसाइल फायर किए गए हैं, और यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। फिर ये आप देखिए कि 300 एंटी टैंक मिसाइल टुवर्ड रेडार्स एंड स्पाइंग डिवाइसेस। यानी वो जो इनके रेडार लगे हुए हैं, स्पाइंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिससे ये सारी इंटेलिजेंस लेते हैं, पूरी सर्विलेंस करते हैं, उनकी तरफ 300 एंटी टैंक मिसाइल फायर किए गए हैं, जो कि बहुत ही गैर मामूली तादाद है। इसलिए ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है इसराइल इंटेलिजेंस के मामले में। ये ड्रोन भी अंदर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जो रशिया का दिया हुआ एयर डिफेंस है वो उन ड्रोन्स को गिरा देता है। तो ये जो 300 उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल फायर किए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। फिर इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए कि मयान बरूच का इलाका है, यहां पर बिग अटैक्स हुए हैं।
ठीक है, ये आप इसराइली मीडिया की खुद जुबानी देख लीजिए। फिर इसराइली मीडिया कह रहा है कि 6 प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड टुवर्ड मार्गलियोट। ठीक है, मार्गलियोट का इलाका बॉर्डर के साथ साथ यहां पर भी पहले भी हमले हुए हैं और आज इस लेबनानी जर्नलिस्ट के बाद 6 जो मिसाइल हैं वो इस इलाके पे फायर किए गए हैं। इसके अलावा रमीम फॉरेस्ट जो है, यहां पर जो बेसिस हैं इनकी इसराइल की, उनको निशाना बनाया गया है। एंड देन पूरे का पूरा फॉरेस्ट वाज सेट ऑन फायर, पूरे के पूरे जंगलात को उड़ा के रख दिया गया और उससे उनकी जो वहां पर पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया और स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा किर्यात शमूना का जो कि टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त हिजबुल्लाह की, किर्यात शमूना, शिबा फार्म्स है और कुछ दीगर गांव हैं जिनको उन्होंने लिबरेट करवाना है। इस वक्त किर्यात शमूना और शिबा फार्म्स कंप्लीटली इवैक्यूएट हो चुके हैं, यहां पर कोई सिविलियन नहीं है, सिर्फ उनकी फौज मौजूद है। तो अब बहुत जल्द आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में आपको हिजबुल्लाह अंदर घुसती हुई और इन इलाकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। कामयाबी नाकामी वो अलग चीज है, लेकिन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हैं ये 2 एरियाज जिनको वो लिबरेट करवाना चाहते हैं। तो यहां पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको तबाह करने ताकि जब वो अंदर घुसे तो उनको काफ़ी यहाँ पर मदद पहुंचे और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट यहाँ पर उनको पहुंच रही होती है उसको भी वो निशाना बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर साथ साथ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ट्रक आ रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, तो आप उसको भी आसानी से निशाना बनाते हैं। इसके अलावा जनाब आप देखिए कि कुछ गांव हैं जिनको कब्जे में लेने के लिए इस वक्त भरपूर झड़पें चल रही हैं। ये वो गांव हैं जो इसराइल के कब्जे में हैं, लेकिन ओरिजिनली ये लेबनानी गांव हैं। पिछली जो जंग हुई थी लेबनान और इसराइल की, उसमें इसराइल ने ये गांव अपने कब्जे में लिए थे। अब इन गांवों को आज़ाद करवाने के लिए भरपूर झड़पें वहां पर चल रही हैं और इसराइल को शदीद मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि उसकी फोर्सेस नीचे इलाट से लेकर आपके गजा से लेकर वेस्ट बैंक से लेकर सीरिया से लेकर आपके 130 किलोमीटर के बॉर्डर से लेकर इन तमाम इलाकों में इंगेज हैं। तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो कहां कहां से अपनी हिफाजत करे। तो इसी सूरत हाल का पूरा हिजबुल्लाह फायदा उठा रही है और ये इनके कब्जे में जो गांव हैं उनको वापस लेने के लिए भरपूर वहां पर झड़पें जा रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अल मार्ज साइट जो मिलिट्री साइट है वहां पर भी हमला किया गया है। अब मैं इसराइली न्यूज़पेपर की जुबानी, इसराइली मीडिया की जुबानी उनकी जो शिकस्त है बिल्कुल साफ अल्फाज में कितना नुकसान हुआ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं और इससे आपको पूरी जो इस लेबनान बॉर्डर के साथ जंग चल रही है और जो हिजबुल्लाह की पावर है बिल्कुल साफ आपको समझ आ जाएगी। ये आप देखिए कि 3 लाख पीपल फोर्स्ड टू फ्ली, 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मजबूरी में यहां से दौड़ने पर, भागने पर मजबूर हुए अपने घर बार छोड़कर। डिसीजन मेकर्स इन तेल अवीव न्यू दैट हिजबुल्लाह विल नॉट लीव नॉर बिफोर नॉर आफ्टर द वॉर। They cannot go war with Lebanon because consequences are not guaranteed. Hezbollah, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, Hezbollah operations will not stop even after victory in Gaza. This is a difficult problem. They must tell truth to the settlers. अब इसमें 3 उन्होंने सबसे अहम तरीन बातें की हैं कि एक तो ये है कि जो हिजबुल्लाह है वो ना ही इस जंग के बाद और ना ही इस जंग से इस दौरान पीछे हटने वाली नहीं है। वो जो उसका टारगेट है उसको अचीव किए बगैर वो पीछे नहीं जाएगी। दूसरी चीज ये है कि बेशक आप गजा में कोई फतह भी हासिल कर लेते हैं, गजा आपके कंट्रोल में भी आ जाता है, देन भी हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगी, उसके हमले उसी तरह से जारी रहेंगे। तो आपको इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और आपको सेटलर्स को यानी शहरियों को सच बता देना चाहिए कि असल हकीकत क्या है और हिजबुल्लाह क्या प्लान कर चुकी है। यानी ये नहीं है कि जो इनके शहरी जो 3 लाख यहां से दौड़ गए हैं कि वो 10 दिनों बाद अपने घरों में आ जाएंगे। अब ये दिनों की बात नहीं रही, अब ये महीनों की भी शायद बात नहीं रही, अब ये सालों में जा चुकी है कि जब तक गोल अचीव नहीं होता हिजबुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है उनकी नाकामी का कि यहां पर कंट्रोल कौन कर रहा है। कौन चाहेगा तो ये अपने घरों में आ सकेंगे, वो हिजबुल्लाह है ना कि इसराइली रियासत है। और उनका इतना खौफ है कि 3 लाख, टोटल आबादी इनकी 80 लाख है, जहां 3 लाख आपके बॉर्डर से इवैक्यूएट कर चुके हैं। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी तादाद है। टोटल आबादी में से 3 लाख तो यहां से निकल गए, इतने ज्यादा आपके सीरिया के उस बॉर्डर से निकले हैं, देन आपके इलाट के बॉर्डर से,
تو یہ بہت بڑا ان کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے، جو کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں آ رہی ہیں کہ اکانومی کس طرح سے پیرالائز ان کی ہو چکی ہے، وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے۔ لیکن اس ان کے اپنے انکشاف کے بعد آپ کو کلیئرلی سمجھ جانا چاہیے کہ حزب اللہ ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب آپ کو جارڈن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جارڈن کس طرح سے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو امریکہ کے انفلوئنس میں تھے جسے آپ تنقید کر رہے تھے، اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ تو ہماری بقا کا سوال پیدا ہو گیا، اگر فلسطین مٹ گیا تو پھر ہم بھی نہیں رہ سکتے، تو ان کا ریئیکشن دیکھیے۔ We will not accept the implementation of Israeli agenda in the region. If United States wants stability in the region, it must confront Israel. We confront any attempt to separate Gaza from West Bank. اب یہ کیٹاگوریکلی اس سے زیادہ جارڈن کی کوئی صاف پوزیشن ہو نہیں سکتی۔ اس سے پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ صورتحال کو اسیس کرتے رہے کہ بات کس طرف جا رہی ہے، معاہدے کی کوشش کی، سیز فائر کے لیے مناتے رہے، لیکن جب اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل بھی طے کر چکا ہے کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اور اس سے پہلے ان کے پارلیمنٹ سے عام ترین بیان سامنے آ چکا ہے کہ اب ہم جارڈن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنے والے ہیں، اور سخت ترین جو ایکشن ضروری ہوگا وہ ہم جارڈن کی طرف لیں گے، اور اگر یہ زبردستی فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے ان کی زمین سے تو پھر ہم اس کو ڈیکلیریشن آف وار سمجھیں گے۔ تو جارڈن کے بارڈرز کے ساتھ ساتھ بھی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی فورسز کو موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہر حملے کے لیے، اور اس سے پہلے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ کس طرح سے جارڈن سے ہتھیار جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں پہنچ رہے ہیں، اور خود اسرائیلی میڈیا نے اس چیز کو رپورٹ کیا تھا۔ تو انڈر دی ٹیبل وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن جو صورتحال آگے بڑھے گی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر اور جارڈن اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ یہ ان کی اسٹریٹجیکل لوکیشنز ایسی ہے کہ یہ ان کی اپنی بقا کا معاملہ ہے کہ فلسطین کو بچانا ان کے حق میں بھی ہے، وگرنہ اسرائیل پھر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ یہ دونوں ریاستیں خاص طور پر بہت زیادہ ان سے متاثر ہوں گی۔ اب آپ کو بائیڈن کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ نتن یاہو کے بعد بائیڈن کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو فلسطین کا انقلاب اٹھ رہا ہے، اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو رہا ہے وہ ملیاں میٹ ہو رہا ہے، وہ نیست و نبود ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب چوب سادے بیٹھے ہیں نا، کچھ مفاہمت سے کام لے رہے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہیں، یہ اس انقلاب کے آگے ان کے تخت نگلے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یورپ میں جس نے کوشش کی ہے وہاں پر اپنا بحران ان کا شروع ہو گیا ہے، ان کی حکومتوں کے تختے الٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب امریکہ جو سب سے بڑا اتحادی ہے، اب بائیڈن کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہو گئی ہے۔ شاید اس کے پولیٹیکل کریئر کا سب سے اہم ترین موڑ اس وقت آ چکا ہے۔ اہم ترین تفصیلات آپ سنیے، دین پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ امریکہ میں کتنا بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، جو نیا سروے سامنے آیا ہے اس میں بائیڈن جو ہے وہ اپنے کریئر کی، یہ پریزیڈنسی کے ٹائم کی لویسٹ لیول آف پاپولیرٹی پہ چلا گیا ہے۔ 4 سالوں میں لویسٹ لیول آف پاپولیرٹی پہ چلا گیا، اتنی عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور یقین مانیے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، بائیڈن کا سپیچ کرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ وہ عوام میں جاتا ہے تو عوام نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں فلسطین کے حق میں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نسل کشی کر رہے ہو، اس طرح کے نعرے پبلک میں لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل لویسٹ سطح پر آ چکا ہے۔ اس کا اگلی دفعہ پریزیڈنٹ بننا ناممکن ہو چکا ہے اس پالیسی کی وجہ سے۔ اور آگے آپ دیکھیے، جو بڑا اہم چیز ہوئی ہے جو اس وقت پوری امریکی میڈیا پر وائرل ہے کہ 300 انٹرنیز جو کہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں، اس کو آپ نے پاکستانی والے انٹرنیز نہیں سمجھنا، ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ 300 انٹرنیز جو ہیں وائٹ ہاؤس میں جو آئے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے بائیڈن کو۔ انہوں نے کہا کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو ان کے الفاظ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ڈیسیژن میکر آف ٹوڈے بٹ آف ٹمارو اینڈ وی ول ناٹ فرگیٹ اف آر کال ناٹ ایکسیپٹڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم آج کے ڈیسیژن میکر نہیں ہیں، لیکن ہم کل کے ضرور ہیں، تو اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اس چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو اتنا زیادہ پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، امریکہ نے بڑی ناظرین جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس جنگ میں اور باقی جنگوں میں فرق کیا ہے؟ باقی جنگوں میں فرق یہ تھا کہ امریکہ متحد تھا، اس کی پبلک، اس کا میڈیا، اس کے پولیٹیشنز، اس کی کانگریس ایک چیز یونائٹڈ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج وہاں پر اتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج جو عوام ہے ان کے خلاف، حکومت کے خلاف کھڑی ہے، میڈیا ان کے خلاف کھڑا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ڈیفرنس کریٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے
امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اتنے افیکٹو انداز میں نہیں لے کر چل پا رہا. وہ ہتھیار اور باقی امداد ایک حد تک کوشش تو کر رہا ہے دینے کی, لیکن جو 75 سال میں اس کی پالیسی تھی اسرائیل کے حوالے سے اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہا. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا پریشر اس کے اندر سے ڈیولپ ہو چکا ہے, اور جو اندر کا ناظرین پریشر ہوتا ہے, جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا ہے. باہر کا پریشر تو آپ مینٹین کر لیتے ہیں, جیسے آج نتن یاہو کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے, پبلک کا پریشر بڑھ رہا ہے, وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد جناب کیا ہوا ہے کہ بائیڈن کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں آن گراؤنڈ جو ریالٹی چل چکی ہے اس وقت, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے پیچھے بہت آگے نکل گئی ہے. یعنی اسرائیل بھی اسی مقصد پر چل رہا ہے کہ ہم نے فلسطین کو مٹا دینا ہے, اینڈ دین آپ کا جو فلسطینی مزاحمتی تحریک ہے وہ بھی اب اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. جیسے ڈیفنس منسٹر اسرائیلی نے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ ہارے تو پھر اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی, ہمارا مکمل طور پر یہاں سے صفایا ہو جائے گا. تو آن گراؤنڈ جو وار ہے وہ تو 2 اسٹیٹ سے آگے چلی گئی ہے. لیکن پھر بھی جو بائیڈن اور امریکہ, جو آپ کا یورپ ہے, جو نہیں مانتا تھا فلسطین کو, جیسے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, تو آج وہ مجبور ہو گئے ہیں فلسطین کو ماننے پر. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اسرائیل اپنا رہے اور فلسطین کو الگ علاقہ مل جانا چاہیے, ان کو ریاست مل جانی چاہیے. تو یہ پریشر آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ کوئی آسان چیز ہے کہ چلیں وہ اس بات پر تو آ گئے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے, ان کو ریاست ملنی چاہیے. بے شک بات اب اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, لیکن ان کا یہ مان جانا ہی بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے, 2 ہفتے کا بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کو, کہ 2 ہفتے میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے, کیونکہ اگلے سال سے پریزیڈنشل کمپین شروع ہونے والی ہے. جو یہ پبلک کا پریشر ہے, جو عالمی پریشر ہے, انہوں نے کہا ہم اس سے آگے کھڑے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اور پریزیڈنٹ میکرون کہہ چکے ہیں کہ مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے کے لیے 10 سال چاہیے, اور بائیڈن کہہ رہے ہیں 2 ہفتوں میں کرو. تو اب سوچئے کہ اسرائیل کی پوزیشن سٹرونگ ہے یا ویک ہے, وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے یا فتح حاصل کر رہا ہے. سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.